कल हमने पढ़ा था कि भारत आज़ाद के टाइम 1947 के टाइम 562 रियासतें थी, जिसमें से 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने आने के लिए मना कर दिया था। कुछ छोटी मोटी भी थी, परंतु ये 3 जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। तो कल हमने अति लघु और जो इनके छोटे क्वेश्चन थे वस्तुनिष्ठ कर लिए हैं। आज बड़े क्वेश्चन जो भी हैं उनसे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो आज हम सभी कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत में भारत में विलय का वर्णन कीजिए। जिन रियासतों को 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय नहीं हो सका था उनमें जूनागढ़ भी शामिल था, जो आजकल के गुजरात में स्थित है। जो आजकल के गुजरात में जो गुजरात है उसके नीचे वाला पार्ट है वो जूनागढ़ था। स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का नवाब था मोहब्बत खान। तो आज का जो पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का जो राजा था या नवाब था वो कौन था? वो था मोहब्बत खान। जबकि अधिकांश जनता गैर मुस्लिम थे। पवित्र सोमनाथ मंदिर, जैन तीर्थ, गिरनार जूनागढ़ रियासत में ही थे। वे बेरावल इस रियासत का प्रमुख बंदरगाह था। तो जूनागढ़ जो रियासत था उसका बेरावल क्या था? प्रमुख बंदरगाह था, जो समुद्र के किनारे पे बंदरगाह होते हैं जहाँ पे जहाज वगैरह रखते हैं। 1947 में शहनवाज भुट्टो जूनागढ़ का दीवान बन गया और जो मुस्लिम लीग के नेता के पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का रिश्तेदार था। अपने दीवान के कहने पर नवाब ने अपनी रियासत का पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा की। पाकिस्तान में 13 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को स्वीकार कर लिया। 13 सितंबर 1947 को जूनागढ़ पाकिस्तान के विलय के लिए स्वीकार कर लिया। वास्तव में पाकिस्तान जूनागढ़ का इस्तेमाल जम्मू एंड कश्मीर पर सौदेबाजी करना चाहता था। पाकिस्तान द्वारा जूनागढ़ के विलय में स्वीकार करने की घटना सरदार पटेल को काफ़ी आक्रोशित लगी। सरदार जूनागढ़ ने 2 अधीनस्थ राज्य मांगरोल बाबरियाबाद का भारत में विलय करने के लिए सैनिक टुकड़ी भेज दी। दूसरी ओर जूनागढ़ के नवाब के खिलाफ बड़ा लोकप्रिय आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। इन सबसे घबरा कर नवाब पाकिस्तान भाग गया और कुछ समय बाद दीवान शाहनवाज जूनागढ़ का प्रशासन भारत को सौंपने के लिए मजबूर हो गए। भारत सरकार ने अपनी वैधानिक स्थिति मजबूत करने के लिए फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रहण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका भारत में विलय हो गया। तो ये जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, वरना वो हिस्सा आज पाकिस्तान की साइड होता। जो नेक्स्ट है कि इस तरह जम्मू एंड कश्मीर हैदराबाद के बाद जूनागढ़ की तीसरी ऐसी रियासत थी जो सरदार पटेल ने अदम्य साहस के साथ परिणाम स्वरूप भारत में शामिल हुई। इसलिए पटेल को आधुनिक भारत का निर्माणदाता और लौह पुरुष भी कहते हैं। हमारे जो सभी नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं और इस चैप्टर को फिर पूरा डिटेल में हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ते हैं, जिससे कि हम उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि राष्ट्रीय एकीकरण के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या योगदान था, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पर उसको डिटेल में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता उपरांत गठित 5 राज्य के नाम कौन कौन से थे? राज्य पुनर्गठित आयोग पर टिप्पणी करनी है। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि उनके अध्यक्ष के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। राष्ट्रीय एकीकरण ऑपरेशन पोलो क्या था? जम्मू एंड कश्मीर में भारत की विलय और गोवा का भारत में विलय, गोवा और पुडुचेरी, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम कश्मीर का भारत में विलय पढ़ते हैं। कश्मीर औपचारिक निवेश भारत में सबसे महत्वपूर्ण रियासत थी। न केवल इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा था, अपितु इसका जो भौगोलिक स्थिति थी उसकी सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इनकी सीमाएं अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत से भी मिलती थी। कश्मीर रियासत के मुख्य 4 भाग थे। जम्मू क्षेत्र जो पंजाब से लगा हुआ था और अपेक्षाकृत अधिक मैदानी था। कश्मीर घाटी, लद्दाख की ऊंची चोटियां, लद्दाख के पश्चिम में बहुत कम आबादी का इलाका गिलगित और बाल्टिस्तान, ये दूर दराज के इलाकों को एक छतरी के नीचे लाने का कार्य जम्मू के डोगरा राजपूत घराने ने किया, जिसने 1830 में लद्दाख जीत लिया था। 1840 के दशक में अंग्रेजों से कश्मीर घाटी हासिल कर ली थी। आज़ादी के समय यह रियासत भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। कश्मीर में 1925 में महाराजा हरि सिंह का शासन था। तो कश्मीर के अंदर 1925 के अंदर किसका शासन था? महाराजा हरि सिंह का। हमने पिछले भी वीडियो में पढ़ा था कि इसके जो राजा थे वो हरि सिंह थे। 1932 में जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कांग्रेस का गठन हुआ, जिसने महाराजा के खिलाफ असंतोष पैदा करने का कार्य किया। बाद में इसका नाम नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला इसके बड़े नेता बने। 15 अगस्त 1947 तक
तक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत के बारे में कोई फैसला नहीं लिया था। उधर पाकिस्तान येन क्रेन प्रक्रेन कश्मीर को अपने विलय में चाहता था। यहाँ से पाकिस्तान दबाव डाल रहा था। उसने महाराजा को अनेक लोभन प्रलोभन देने के प्रयास किए, लेकिन वह सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। ऐसे में स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान ने सितंबर 1947 से ही घुसपैठियों के वेश में अपनी सेना की कश्मीर में घुसपैठ प्रारंभ करवा दी। अक्टूबर के अंत में पाकिस्तान सेना श्रीनगर के करीब पहुंच गई। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर की स्थिति को लेकर नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें कश्मीर के प्रधानमंत्री महेर चंद महाजन व नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला उपस्थित थे। महाजन और शेख दोनों ने भारत सरकार से अपील की कि कश्मीर को में सेना भेजकर पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ा जाए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के लिए उसी विलय पत्र के आधार पर कर दिया जिस विलय पत्र से दूसरी रियासतों का विलय हुआ। महाराजा ने कहा, मैं एतद्वारा इस विलय पत्र को स्वीकार करता हूँ। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार शासक द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरांत आपत्ति करने का अधिकार स्वयं हस्ताक्षरकर्ता सहित किसी को नहीं था। इस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर राज्य का भारत में विलय हुआ और 1950 में भारत संविधान की पहली अनुसूची में भाग ख राज्य जम्मू कश्मीर को शामिल किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि संविधान की पहली सूची भाग ख के अंदर जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। अब जब संविधान लागू हुआ था उससे पहले जो आज एक राज्य है उसके मुख्यमंत्री होते हैं, उस समय मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री वर्ड यूज़ किया जाता था, परंतु संविधान लागू होने के बाद मुख्यमंत्री यूज़ होने लगा। 1951 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य की संविधान सभा के चुनाव हुए। 75 सदस्यीय संविधान सभा में 26 फरवरी 1954 को जम्मू एंड कश्मीर राज्य के भारत में विलय की पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 3 के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। इस धारा का कोई संशोधन नहीं हो सकता। इस प्रकार तत्कालीन महाराजा ने विलय पत्र पर जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा की घोषणा से जम्मू एंड कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हुआ और यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। भारत सरकार ने अपने राज्य जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तानी कबाइली हमले से बचाने के लिए अपनी सेना कश्मीर भेजी। नवंबर में अंत में तक भारतीय सेना ने अपना काफ़ी बड़ा भूभाग पाकिस्तान में वापस प्राप्त कर लिया था। यद्यपि जम्मू एंड कश्मीर का कुल भूभाग का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के अधीन था। तब 1948 में भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन के आग्रह पर कश्मीर के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना तय किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक आयोग का गठन किया, दोनों में युद्ध विराम करवा दिया। परिणाम स्वरूप आज भी जम्मू एंड कश्मीर 1/3 भाग जो है वो पाकिस्तान के पास है, जिसे POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK कहा जाता है। कल भी मैंने बताया था कि ये जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, इसका जो ये पार्ट है ये सारा पाकिस्तान के अंडर में, जिसे POK कहा जाता है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नेक्स्ट है कि हैदराबाद का एकीकरण का क्या किस्सा है, उसको हम जानते हैं कि हैदराबाद कश्मीर के बाद दूसरे सबसे बड़ी रियासत थी जो कि दक्कन के पठार में स्थित थी। दक्कन का पठार मतलब कि ये साउथ के अंदर थी, चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। यहाँ पर स्वतंत्रता के समय निजाम मीर उस्मान अली का शासन था। हैदराबाद की आबादी 85% से ज़्यादा हिंदू हुआ करते थे, लेकिन सेना पुलिस प्रशासन में मुसलमानों का दबदबा था। निजाम इस मुस्लिम प्रशासनिक शक्ति का जिन्ना की सहायता से आश्वासन के बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना के सपने देख रहा था। जब माउंटबेटन ने हैदराबाद को संविधान सभा में शामिल होने की सलाह दी तो उन्होंने कहा कि उन पर दबाव डाला गया है कि वो पाकिस्तान में शामिल होने पर गंभीरता विचार करेंगे। यहाँ तक कि निजाम ने हैदराबाद के मामले को भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का प्रयास किया। इसी बीच हैदराबाद के रजाकर नामक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन तैयार हुआ। जो उस समय जो आतंकवादी संगठन था उसका नाम था ये रजाकर, जिससे बड़े पैमाने पर अत्याचार प्रारंभ किए। इस तरह रजाकारों ने हैदराबाद में विलय का सवाल सांप्रदायिक समस्या के रूप में रूपांतरित कर दिया। दूसरी ओर ऐसी खबरें भी आने लगी थी कि निजाम ब्रिटिश एजेंटों के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार प्राप्त कर रहा है। हैदराबाद से बड़ी संख्या में जनता के पलायन से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भार बढ़ गया। ये क्या हुआ था कि जो आंध्र प्रदेश साइड थी, जो
ये क्या किया था कि जो यहाँ के लोग थे, जो इतना मतलब कि अत्याचार होते थे, तो ये लोग सभी नीचे की साइड आने लगे, तमिलनाडु साइड में ये सब आने लगे थे, पलायन करने लगे थे। इस सभी बातों से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंतजार करने के बजाय कार्रवाई करने का फैसला लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना तय किया और इसकी अनुमति मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को किया। बैठक में सरदार पटेल ने हैदराबाद पर आक्रमण की योजना प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने इस बात में शंका व्यक्त की, मतलब वो मतलब आनाकानी कर रहे थे। पटेल ने कार्रवाई को आवश्यक बताते हुए कहा कि यदि आपने पेट को यह फोड़ा नहीं निकाल कर फेंका तो स्वयं ही अपने अपने कवर खोद लेंगे। मतलब ये एक कैंसर के रूप में है, इसको भगाना उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद के 3 और हमले किए और इसके बाद इसे ऑपरेशन पोलो नाम किया। जो हैदराबाद पे जो हमले किए गए थे उसे ऑपरेशन पोलो नाम किया था, भारत में विलय करने के लिए। निजाम ने सैन्य को 1-2 दिन तक तो मोर्चा छोड़कर भागने लगी। रजाकारों ने भी 4-5 दिन में वो कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया था। इस लड़ाई में भारतीय सेना के 42 और जो आतंकवादी संगठन के उनके 2000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। 17 सितंबर 1948 में निजाम ने हैदराबाद रियासत को भारत में विलय स्वीकार किया। सरदार पटेल ने हैदराबाद जाकर निजाम के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। पटेल ने कहा, निजाम समाप्त हो गया है, भारत के सीने का कैंसर हमने मिटा दिया है। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता, दूरदर्शिता, साहस परिणाम स्वरूप हैदराबाद का भारत में एक एकीकरण संभव हुआ। वरना आज ये जो अगर अलग होता तो मतलब हमारा प्यारा देश कैसा दिखता। तो जो जो एकता की थी वो सारा जो क्रेडिट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इनसे रिलेटेड जितने भी इसके अंदर एमसीक्यूज बनते थे वो हमने टच कर लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोवा व पुडुचेरी का भारत में विलय और राज्यों का पुनर्गठन, और 1-2 टॉपिक जो मेन रह गए हैं उसको कल हम पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।